दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर्स यूनिवर्सिटी से आज के लाइव सेशन में सभी व्यूअर्स का, खासकर हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं और नए नए टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो सभी लाइक कर रहे हैं। पिछले 2-3 एपिसोड हमने एस्ट्रोलॉजी के बहुत डीप सब्जेक्ट आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आपको उनका बेनिफिट मिला होगा। आज का हमारा चैप्टर है मंगल दोष। मंगल दोष क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है और इसकी क्या रेमेडी होती है। आज के हमारे लाइव सेशन में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मंगल एक नॉन बेनिफिशियल प्लेनेट है और शुक्र जो है बेनिफिशियल प्लेनेट है। मंगल जो लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह होता है, इसका इफेक्ट हमारी मैरिज लाइफ के ऊपर पड़ता है मंगल दोष के कारण। इसीलिए हमें शादी के समय इस ग्रह का एनालिसिस किया जाता है। यदि मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी हो जाए तो इन जातकों की लाइफ में सारी उम्र बनती नहीं है और डाइवोर्स का कारण भी बनती है। इसलिए शादी के वक्त हम मंगल को देखते हैं। मंगल एक लड़ाई झगड़े का कारक है। शुक्र जो है रोमांस का कारक है। इसलिए शादी में हमें रोमांस की जरूरत होती है, लव अफेक्शन की जरूरत होती है। ये आपस में मंगल और शुक्र ग्रुपिज्म में भी ये दुश्मन प्लेनेट होने के कारण हमारी लाइफ पर, इसका मैरिज लाइफ पर इसका इफेक्ट होता है। जनरल तौर पे मंगल दोष का हमारी लाइफ में कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता। इसका इफेक्ट सिर्फ मैरिज को देखने के लिए ही एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम मंगल दोष कहेंगे। अब क्या है कि पुराने जमाने में सिर्फ जन्म कुंडली से ही मंगल को देखा जाता था। उस कुंडली में मंगलिक जातक हो तो उसे संपूर्ण मंगलिक कहा जाता था। पर आजकल की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च वर्क होने के कारण हम मंगल दोष को 4 कुंडलियों में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम मंगल को अपना लगन कुंडली से देखेंगे, उसका फैक्टर 40% होता है। चंद्र कुंडली से 30% होता है। शुक्र कुंडली से 20% होता है और भाग्या कुंडली से 10% होता है। इन सभी को इफेक्ट को हम जोड़ लें तो जिस जातक का रिजल्ट +20 आएगा उसको हम मंगली की श्रेणी में कंसिडर करेंगे। अब आपने इसको देखना कैसे है। आप चौथे घर से लेकर, यानी हमारा मंगल कुंडली में पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर इनमें पड़ा हो तो हम मंगल को मंगली की श्रेणी में कंसिडर करते हैं। यानी चौथे घर से लेकर लगन से 12वें घर तक एक लाइन खींच लीजिए। चौथे घर से लेकर 7वें घर से लेते हुए 8वें घर की तरफ ले लीजिए। इन चारों कुंडलियों में मंगल की प्लेसमेंट इनमें आएगी तो हम उसको मंगली कहेंगे। अब मंगल को लगन कुंडली से कैसे देखना है। जिस जातक का मंगल पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में पड़ा होगा तो उस जातक को हम मंगली कहेंगे, जिसका इफेक्ट हमारी कुंडली में +40 होगा। इसी तरह हम चंद्र कुंडली, जहां कुंडली में चंद्र पड़ा है उसको लगन में ले आइए और सारी कुंडली को रोटेट करके उसको फिर ऐसे ही चेक करना है कि इन घरों में मंगल आएगा। यदि इन घरों में आएगा तो +30 लेंगे, नहीं आएगा तो उसे -20 लेंगे। इसी तरह शुक्र कुंडली से हमने शुक्र को लगन में ले आना है तो सारी कुंडली रोटेट करके यदि मंगल आपका पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें आएगा तो उसको 20% लेना है और भाग्या कुंडली में सीधा ही इन घरों में देखना है और कैलकुलेशन करके यदि आपका रिजल्ट +20 आ गया तो आपको मंगलीक कहा जाएगा। मंगलीक की मंगलीक से शादी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं आती। मंगलीक की नॉन मंगलीक से शादी हो जाए तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब मंगल दोष की कैंसलेशन भी हो जाती है, जैसे कि मंगल की पावर ना हो, अस्त हो। अस्त ग्रह होता है, मंगल और सूरज इकट्ठे होके अस्त हो जाएगा तो उस मंगल में पावर नहीं होती। इस वजह से लड़ाई झगड़ा कम होता है। कई बार ऐसे एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आते हैं या क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी 28 साल के बाद हमारा जो मंगल है
वो कमजोर हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। मंगल जो मंगलिक जातक है वो सारी उम्र ही मंगलिक रहेगा, लेकिन कई बार लड़ाई झगड़े करके मियाँ बीबी आपस में करते करते इतने थक जाते हैं कि वो लड़ाई करना छोड़ देते हैं। इसलिए उस मंगल की लड़ाई के कारण मतलब अपना इफेक्ट कम होने लगता है, लेकिन मंगलिक दो कैंसल नहीं होता। ये सब भ्रांतियां हैं। सो जब जीवन ये परमात्मा ने जब दिया है तो मंगल इन घरों में होगा तो उसको मंगलिक कहेंगे, और इस दुनिया से जाने के बाद ही हमारा मंगल दोष खत्म होता है। विचकार जो पीरियड होता है जिसको कहते हैं कि 28 साल के बाद मंगल दोष भंग हो जाता है, ये भंग नहीं होता, उसको सिर्फ कमजोर होके मंगल अपना इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा है मंगल दोष का जो कैंसलेशन है वो कैसे होती है। जब गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ जाए तो जो जातक है 50% ये मंगलिक दोष को कम कर देता है। या हमारी चलित कुंडली में भी मंगल चेंज हो जाए तो तब भी ये मंगल दोष जो है कैंसलेशन में आ जाता है। जिस जिस जातक की कुंडली में जिस घर में मंगल पड़ा हो तो उसके अपोजिट पार्टनर की कुंडली में उस घर में कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु सूरज ऐसे जो नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट आ जाए तब भी उस जातकों की शादी हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है कि आज के युग में अरेंज मैरिज के बिना लव मैरिज भी हो रही हैं, जो इस चीज को देखते ही नहीं है कि लड़का मंगलिक है या लड़की मंगलिक है, और उनकी मजबूरी भी होती है कि लव अफेयर के केसेस में हमें उनसे ही शादी करनी होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो जातक मंगलिक है उसकी घड़े से शादी या पिपल से शादी करके एक शादी को तोड़ दिया जाता है। घड़े से शादी करने का मतलब यही है कि लावा फेरों के साथ उस घड़े के साथ शादी करके उसको जल प्रवाह कर देते हैं। जो एक शादी को हम खुद तोड़ देते हैं, और प्रैक्टिकल जो शादी होती है उसको हम सेकंड मैरिज में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि जिन जातकों की मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी होगी उनकी एक शादी में प्रॉब्लम आए ही आएगी। इसीलिए हम खुद ही उसको मतलब मंगलिक की श्रेणी में यदि हो जातक तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये लव मैरिज के केसेस में ये करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो लव मैरिज जो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होती है उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। इसी कारण कई बार हमें देखने में आया है कि जो लव मैरिजेस होती हैं वो इतनी सक्सेस नहीं हो रही। यही वजह है कि जातक कई बार एक दोनों में से एक मंगलिक होता है, जिसके कारण मैरिज लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती है। ये तो सिंपल बातें थी। इसके बाद यदि किसी का मंगल क्रूर होगा तो वो इतना इफेक्ट देता है कि उसमें एक जातक जो मंगलिक होता है वह दूसरे जातक के ऊपर इतना हैवी उसके ग्रह हो जाते हैं कि इवन डेथ तक भी इनमें हो जाती है। इसलिए शादी के वक्त इस चैप्टर को जरूर देखना चाहिए। फिर भी यदि आपके पास कोई ऐसी मजबूरी है कि ये शादी करनी ही पड़े तो मंगल ग्रह की शांति का पाठ किसी विद्वान पंडित से करवाकर इसका इफेक्ट आप कम कर सकते हो। दूसरा, जो लव मैरिज या अरेंज मैरिज के वक्त हम जो शादियां करते हैं उस शादी में अपने साथ में घर के जो स्टोन होते हैं, मान लीजिए किसी का 1 नंबर लगन है तो 7 नंबर सातवें घर में आएगा, तो सातवें घर का स्वामी शुक्र होने की वजह से उस जातक को 2 ओपल स्टोन या शुक्र के स्टोन अपने पास मैरिज के वक्त रखने चाहिए। और फर्स्ट नाइट से पहले एक को जल प्रवाह करें और एक को अपने घर की तिजोरी में अपने पार्टनर से रखवा दोगे तो सारी उम्र जो है मैरिज की प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह ये 2 उपाय जो मैंने मंगलिक के लिए बताए हैं बहुत ही जरूरी है। इसको करके आप मैरिज लाइफ को अपना सक्सेसफुल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे 7वां घर मैरिज का होता है, उसके दाएं बाएं मेलेफिक प्लैनेट आ जाए तब भी मैरिज में प्रॉब्लम आती है। 7वें घर का स्वामी आपका अस्त हो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। यदि 7वें घर का स्वामी आपका बुध शनि के नक्षत्र में हो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। कि बुध जो शनि होते हैं ये नपुंसक प्लैनेट होने के कारण इसका भी मैरिज लाइफ के ऊपर बहुत अधिक इफेक्ट होता है। ये 7वां घर हमारा प्राइवेट पार्ट से होने के कारण मैरिज का जो सुख है
इसी घर से होने के कारण हमें आगे जाकर बच्चा लेने के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए मंगल दोष का इफेक्ट हमारी मैरिज लाइफ से लेकर बच्चे तक भी आगे आता है। इसलिए हम नक्षत्र को तो चेंज नहीं कर सकते, जो भगवान का जिस जन्म हुआ है उस नक्षत्र को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि 7वें घर की पावर कम है तो उस घर के स्टोन जो है वो आप वीरान जगह पे भी दबा सकते हो, उस कलर का आप अंडरवियर यूज कर सकते हो, या उस कलर की चीज अपने लाइफ पार्टनर को उस कलर की चीज उस ग्रह के मुताबिक गिफ्ट देते रहोगे तो मैरिज जो लाइफ है आपकी टिकी रहेगी। इस तरह ये आप आज का जो छोटा चैप्टर था मंगल दोष, उसके ऊपर मैंने ये आज का जो लाइव सेशन दिया है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर बहुत बार दे चुका हूं, आपके पास होंगे। किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम इसमें आपको इसका सुझाव जो है इस चैनल के माध्यम से हम आपको निःशुल्क देंगे। ये मंगल दोष के ऊपर मेरा आज का चैप्टर था और आगे के सेगमेंट में हम योगों के ऊपर थोड़ी सी करेंगे, बाकी डिटेल में योग कल के एपिसोड में आएंगे। आज सिर्फ मैं इनके नाम ही बताऊंगा कि हमारे जो 2 ग्रह हैं सूरज और चंद्र होते हैं उनसे बनने वाले योगों के क्या नाम है या इम्पोर्टेंट योग कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर सर डिटेल में चर्चा कल के एपिसोड में हम आगे देंगे। आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर रखें। अब सूरज जो है, पहला प्लेनेट सूरज है। पहले तो सूरज जो है इसकी प्लेसमेंट का ही इफेक्ट होता है। इस सूरज जिस जातक का सूरज 4 राशियां मुगल साइन में होगा, 1 4 7 10 में प्लेस होगा, उस जातक का दिमाग भी कम होता है, एजुकेशन में वीक होता है और रगड़े खा के लाइफ में सेटल करता है। जिस जातक का सूरज 2 5 फिक्स राशियों में होगा, 2 5 8 11, वो जातक मीडियम होता है। जिस जातक का सूरज जो है ड्यूल साइन में पड़ा होता है वो जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बन जाता है। पहले तो ये सूरज की प्लेसमेंट के ही हमारा योग कुंडली में बनता है। फिर इसके आगे है सूरज के आगे घर में बेनिफिशियल प्लैनेट पड़ा हो तो व्यसी योग BESI वाला होता है। पीछे के घर में बेनिफिशियल प्लैनेट हो तो व्यसी होता है BASI वाला। दोनों और हो तो उसे उभयाचारी कहेंगे। सूरज और बुध इकट्ठे पड़े हों तो उसे बुध द्वितीया राजयोग कहा जाता है। ये हमारे सूरज ग्रह के योग होते हैं। इसी तरह आगे चंद्रमा से बनने वाले योग हैं। चंद्रमा के आगे के घर में कोई प्लैनेट पड़े हो तो उसे सुनाफा योग कहेंगे, पीछे के घर में पड़ा हो तो उसे अनुफा कहेंगे, दोनों ओर हो तो उसे धुरिंद्रा योग कहेंगे। सूरज चंद्र और गुरु इकट्ठे पड़े होंगे तो उसे गज केसरी योग कहेंगे। सूरज से 6 8 12 घर में कोई प्लैनेट पड़ा हो तो उसे पर्वत योग कहा जाता है, और यदि कोई भी ग्रह ना पड़ा हो तो उसे अमल योग कहा जाता है। इस तरह सूरज से बनने वाले योग ये होते हैं। सबसे नेगेटिव योग कुंडली में चंद्रमा का होता है। जिस जातक का चंद्रमा अकेला पड़ा हो और उस पर किसी ग्रह की भी दृष्टि ना हो तो उस योग को हम केंद्रम योग कहेंगे। केंद्रम योग वाले की कुंडली में जितने भी बड़े बड़े योग कुंडली में हो, धन योग हो, तो वो काम नहीं करते। इसलिए सबसे जो नेगेटिव योग होता है कुंडली में केंद्रम योग होता है। ये इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कोई जातक बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर ले ले लेकिन हैंड ब्रेक लाके चलाएगा तो उसका इंजन बैठेगा, वही हाल केंद्रम योग वाले का होता है। इसलिए केंद्र योग को भंग करने के लिए सिंपल कहा है, गुरु की चीजें पीले कलर की चीजें चंद्रमा के साथ प्लेस कर लो तो वो गज केसरी योग में कन्वर्ट होने से केंद्रम योग जो है वो भंग हो जाता है। इस तरह ये हमारे योग कुंडली में काम करते हैं। और इसी तरह सबसे हमारा जो एक नेगेटिव योग और है जिसको मैं कहूंगा चंद्र मंगल योग कहा जाता है। इसका नाम ही चंद्र मंगल योग है। जिसकी कुंडली में भी चंद्र मंगल इकट्ठे होंगे वो जातक क्या करते हैं, 2 नंबर का काम करने वाले बन जाते हैं और उनका कोई दीन धर्म नहीं होता। आप अपनी कुंडली से आराम से देखिए कि जो फ्रेंड आपका आपके घर आ रहा है या जिस जातक से आप अपना शादी करना चाहते हो, यदि इसकी कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठे हैं तो वो जातक आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं
इसलिए ये मैंने सिंपल जो योगों की परिभाषा आज दी है, और कल के एपिसोड में हम योगों के ऊपर डिटेल में जानकारी देंगे। ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनका इफेक्ट आता है। जैसे कई बार देखने में आया है कि गज केसरी योग जो बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है, आम एस्ट्रोलॉजर उसको राजा महाराजा कह देते हैं, लेकिन वही जातक गज केसरी योग वाला एक रिक्शा चला रहा होता है, वो क्यों चलाता है या क्यों गज केसरी वाला योग राजा बनता है, इसकी डिटेल में हम बातें कल के एपिसोड में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको और भी बहुत ज्योतिष के अंदर जो विशेष जानकारियां होती हैं वो बारीकी में हम आपको देते रहेंगे। आज इसी योगों के कारण मैं एपिसोड को आज को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से। मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है 9780050013, 9888222326। धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपका सभी व्यूअर्स का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।